Hi there, guys. Welcome to all of you on TikTok Attack. TikTok Attack, TikTok Attack. So now, यहाँ पर हम आज के करंट अफेयर्स क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इनमें से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा या फिर बनने वाला है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए भारत। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। एंड एक्चुअली एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग ने कहा कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। एंड एक्चुअली रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देशों में जन्मदर में कमी आई है और आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी में आधे से अधिक वृद्धि 8 देश यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया में होगी। आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी में आधे से अधिक वृद्धि 8 देश यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पिवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस उपकरण विकसित किया गया है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस उपकरण विकसित किया गया है। एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर या फिर ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। एक्चुअली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा पिवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस उपकरण विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा पिवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस उपकरण विकसित किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि पिवट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। पिवट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। एंड एक्चुअली पिवट को उन जीनों की भविष्यवाणी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल
किया गया है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी एंगोजी ओंकोजो इवेला या फिर ऑप्शन डी यस पटनायक। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। एक्चुअली गीता गोपीनाथ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि गीता गोपीनाथ यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय है। गीता गोपीनाथ यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय है। एंड एक्चुअली पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे। एक्चुअली उन्होंने 2003 से लेकर 2006 के दौरान IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक के रूप में कार्य किया है। और गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी दिल्ली। एक्चुअली दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च की है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। और यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है। यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को 15 दिनों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा, जो उन्हें अपस्किलिंग में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस यानी कि वर्ल्ड मलाला डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी 17 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 12 जुलाई। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी 12 जुलाई। एक्चुअली हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि
12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस घोषित कर दिया है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस घोषित कर दिया है। एंड एक्चुअली दुनिया भर में मलाला दिवस को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान में मनाया जाता है। एंड एक्चुअली मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 में पाकिस्तान की स्वत घाटी में हुआ था। एंड एक्चुअली मलाला को कभी भी स्कूल मलाला को कभी भी स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि मलाला ने घर पर रहने से इनकार कर दिया और लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी चीन। एक्चुअली विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में सिंगुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। एंड एक्चुअली विश्व शांति फोरम के एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। एंड एक्चुअली न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। भारत इस विकास बैंक के माध्यम से उरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देशों में विकास का सक्रिय समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मोहन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी अरुण पुरी, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी BS राजू। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए मोहन सुब्रमण्यम। एक्चुअली भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि सुब्रमण्यम का 36 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सेना में विशिष्ट सैन्य करियर है और हाल ही में उन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन यानी कि ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक रेडीनेस जोन के रूप में कार्य किया था। एंड एक्चुअली भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है और वह जुलाई 2011 में बने दक्षिण सूडान में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 या फिर ऑप्शन डी 6।
एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 3। एक्चुअली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के लिए 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई ने द नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 37.50 लाख रुपए और बिहार के नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।